चलो, कल हमने हल्का सा इंट्रो करा था, जहां पर हमने सिर्फ और सिर्फ दो चीजों के बारे में क्लैरिफिकेशन किया था, वर्ण और अक्षर के बारे में। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस मालूम चल गया। तो वर्ण और अक्षर में से कौन बड़ा होगा? अक्षर बड़ा होगा। और सबसे छोटी इकाई कौन सी है आपकी? वर्ण। मौखिक रूप में सबसे छोटी इकाई ध्वनि, और सार्थक सबसे छोटी इकाई शब्द, और सबसे बड़ी इकाई वाक्य। ठीक है, तो पूरी व्याकरण आपकी तीन चीजों पे डिपेंड है, वर्ण, शब्द और वाक्य पे। ठीक है, तो शुरू के जो 7-8 लेक्चर रहेंगे वो वर्ण को कंप्लीट करेंगे। तो वर्ण आप समझ चुके हैं। ठीक है, तो वर्ण से अगर हम आगे बढ़े तो फिर आती है आपकी वर्णमाला। किसे कहते हैं वर्णमाला? वर्णों का व्यवस्थित समूह। ठीक है, तो लिखेंगे, लिखते रहिए साथ में, वर्णों का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह। वर्णों का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह। ठीक है, साथ के साथ लिखते रहेंगे जो जो बोर्ड पे मेंशन है। अब देखिए, यहाँ पर दो टर्म आपको ध्यान में रखनी है कि समूह को कैसा होना अनिवार्य है। पहला तो व्यवस्थित और दूसरा क्रमबद्ध। ये इसलिए क्योंकि आपने अगर फूलों की माला देखी होगी, अगर वो एक सिस्टमैटिक वे में नहीं लगी है तो वो माला आप शोभा नहीं देगी। ठीक है, तो वैसे ही आपकी वर्णमाला भी है, वर्णों का व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह होना अनिवार्य है। तो वर्णमाला उसी को आप कहेंगे जहां अ के बाद क्या आएगा? आ आएगा। ऐसे नहीं कि अ के बाद क आ गया। ठीक है, अब कितने लोगों को वर्णमाला पूरी याद है? पूरे कितने वर्ण है टोटल? 53। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट आप इसमें लिखेंगे, 53 वर्णों का समूह। 53 वर्णों का समूह। ठीक है, इस वर्णमाला को अगर मैं तोड़ूं तो आप इसको क्या बोल सकते हैं? वर्णमाला को वर्णों की माला। ठीक है, तो जब आप आगे समास पढ़ेंगे तो वहां पर मैं डिफाइन करूंगी कि किसमें कौन सा समास लगता है। जितने पुराने स्टूडेंट्स है, वर्णमाला में कौन सा समास होगा? वर्णमाला में कौन सा समास है? बहुव्रीहि। बहुव्रीहि में तो तीसरा पद प्रधान होता है। वर्णों की माला, का की के किसके हैं? संबंध तत्पुरुष समास के। ठीक है, तो वर्णमाला में अगर आप बात करें तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं तत्पुरुष समास इसमें है। ठीक है, बस अभी लिख लीजिए, बाकी कैसे है, समास किसे कहते हैं, ये हम तब डिस्कस करेंगे जब हम समास पढ़े। ठीक है, तो वर्णमाला आप क्या है? वर्णों का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह। दूसरा पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं, वर्णों की माला। ठीक है, समास की अगर बात करें तो इसमें है आपका संबंध तत्पुरुष समास। ठीक है, तीसरा पॉइंट 53 वर्णों का क्या होगा? ये समूह। ठीक है, तो अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अब ये जो वर्णमाला है, ये जो वर्ण है, ये आपके दो भागों में विभाजित होंगे। ठीक है, कुछ वर्ण आपके क्या होंगे? स्वतंत्र होंगे, और कुछ वर्ण आपके क्या होंगे? परतंत्र होंगे। ठीक है, स्वतंत्र मतलब जिनको क्या है, पूरी टोटल फ्रीडम है। ठीक है, स्वतंत्र मतलब जो जिन्हें किसी की आवश्यकता नहीं है। लिखते रहेंगे साथ के साथ। किसी की आवश्यकता नहीं होती। परतंत्र जिन्हें किसी की आवश्यकता होगी, और वो कौन होंगे? स्वर। जिन्हें स्वरों की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पे स्वतंत्र में आप क्या आ जाएंगे? स्वर। ठीक है, और परतंत्र में यहाँ पर आप क्या आ जाएंगे? व्यंजन, जिन्हें आप इंग्लिश में वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। ठीक है, अब आप अभी समझोगे कैसे स्वतंत्र और कैसे परतंत्र। आप सभी स्वतंत्र हैं कि परतंत्र हैं? स्वतंत्र हैं। कौन है स्वतंत्र? है कोई स्वतंत्र यहाँ? कौन है स्वतंत्र? है कोई?
कोई नहीं है स्वतंत्र, मैं भी नहीं हूँ स्वतंत्र, तो तुम कैसे हो जाओगे? ठीक है, आपके ऊपर भी कंट्रोल है अभी, ठीक है, जीवन भर रहेगा जब तक माँ बाप है माँ बाप का। जब माँ बाप नहीं रहेंगे तो किसका, फिर किसका रहेगा? बीवी का और पतियों का। ठीक है, किसका नहीं रहेगा बीवी पे कंट्रोल या पति पे कंट्रोल? ठीक है, तो स्वतंत्र कोई भी नहीं है। आप अपने मदर फादर को देखें अभी, तो वो भी स्वतंत्र नहीं। ठीक है, कोई ना कोई एक डोमिनेटिंग होगा जरूर। ठीक है, और जब उनके बच्चे बड़े हो जाएंगे तो बच्चों का भी कंट्रोल रहेगा अपने माता पिता पे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं, इतना नोट हो गया? ठीक है, अब बात करते हैं स्वतंत्र और परतंत्र। अब कैसे कोई स्वतंत्र होगा और कोई परतंत्र होगा, जैसे कल भी हमने हल्का सा डिस्कस किया था। अगर मैं यहाँ पर बोला गया है जितने भी आपके स्वर हैं वो क्या है, आपके स्वतंत्र है। अब देख लीजिए कैसे, हमारे पास स्वरों की जो संख्या है वो आपके पास कितनी है, 11। ठीक है, इनमें कौन कौन से आ जाएंगे आपके? आ, ई, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ठीक है, तो ये जो 11 है ये आपके क्या कहलाएंगे, स्वतंत्र, और इन्हीं को क्या बोला गया है, स्वर। ठीक है, तो स्वतंत्र इसलिए क्योंकि जब आप अ का उच्चारण कर रहे हैं या अ को आप लेखन में व्यक्त कर रहे हैं तो इसे किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ रही है। जब किसी भी वर्ण को किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना तो उच्चारित होने में और ना ही लेखन में, तो ऐसे वर्णों को आप क्या बोलेंगे, स्वर बोलेंगे। और वो वर्ण जिनके उच्चारण में, जैसे क वर्ण में बोल रही हूँ, जब मैं इसका उच्चारण कर रही हूँ तो लास्ट में एंड जो साउंड हो रही है वो क्या हो रही है, अ से हो रही है। तो ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में और लेखन में किसी अन्य की सहायता लगेगी, और वो अन्य कोई और नहीं क्या होंगे, आपके स्वर होंगे, तो ऐसे वर्णों को आप क्या कहेंगे, व्यंजन कहेंगे, और उन्हें ही क्या बोला जाता है, परतंत्र बोला जाता है। ठीक है, तो लिख लीजिए स्वर में। ठीक है, स्वर में लिखिए, क्या परिभाषा हो जाएगी स्वर की? तो लिखिए, स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्ण स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। ठीक है, यूकेपीएससी जेई की अगर मैं बात करूं तो 10 नंबर का प्रश्न बनता है आपके इस चैप्टर से, वर्ण चैप्टर से। ठीक है, और अगर रेस्ट एग्जाम्स की बात करूं, जैसे अभी कनिष्ठ सहायक का हुआ था तो वहां पर 2 नंबर का प्रश्न बना था इस चैप्टर से। ठीक है, तो मिनिमम 1 तो बनेगा ही बनेगा, और मैक्सिमम आपका कितना जाएगा, 2। ठीक है, फिर आप नीचे लिख लीजिए स्वर, ये आपके स्वर हैं अ से लेकर औ तक। नोट हो गया? अब हेडिंग डालिए, स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, स्वर को हम क्लासिफाई करेंगे। स्वरों का वर्गीकरण, अभी तक कोई डाउट तो नहीं है? इजी चल रहे हैं, धीरे धीरे धीमे धीमे रफ्तार से। क्लासिफिकेशन ऑफ वॉवल्स। ठीक है, हो गया, बढ़ो आगे। पहला जो आपका क्लासिफिकेशन है वो है किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार। ठीक है, दूसरा आपका हो जाएगा, लिखते रहिए ये सब, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर।
तीसरी कैटेगरी आप पढ़ेंगे जीवा के आधार पर। चौथा आप पढ़ेंगे ओष्ठ के आधार पर। पांचवा आप पढ़ेंगे मुख द्वार के आधार पर, मुख द्वार खुलने के आधार पर। छठा आप पढ़ेंगे प्राणत्व के आधार पर। और सातवां आप पढ़ेंगे घोषत्व के आधार पर। एक और पढ़ेंगे मुख व नाक के आधार। ठीक है, तो स्वरों का वर्गीकरण इन 8 प्रकार से आपने पढ़ना है। ठीक है, एग्जाम में प्रश्न बनता है कि जीवा के आधार पर ऊ कौन सा स्वर है। ठीक है, तो ये 11 कहां पर कैसे डिवाइड हो रहे हैं ये आपने याद रखना। पांचवा है मुख द्वार, द्वार लिखा है। हाँ, मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। ठीक है, पिछली बार मैंने दोनों एक ही में करवा दिया होगा। ठीक है, तो अलग अलग क्लासिफाई तो अलग होंगे। प्राणत्व के आधार पर अल्पप्राण, महाप्राण, घोषित के आधार पर सघोष और अघोष। पिछली बार दोनों को एक ही पॉइंट बना दिया होगा, अभी अलग। हाँ, अरे अलग अलग नहीं होंगे, अल्पप्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष, कोई बात नहीं। अब जैसे मैं दोनों को एक साथ लिखा दूं कि जीवा एवं ओष्ठ के आधार पर, अब उन दो को मैंने एक ही बना दिया। मतलब प्रश्न एग्जामिनर ऐसे नहीं पूछेगा कि स्वरों का वर्गीकरण कितने आधार पर हुआ है, नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि बुक में क्या पता है इन दोनों को एक ही पॉइंट बना दिया, सीधे एक ही जैसा लिख दिया, प्राणत्व एवं घोषत्व के आधार पर। इन दो को एक लिख दिया, जीवा और ओष्ठ के आधार पर। ठीक है, तो वो जो और है वो मैंने अलग अलग कर दिया बस। ठीक है, तो ऐसा प्रश्न नहीं आएगा कि स्वरों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है। हाँ, ऐसा आ सकता है कि उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के। ठीक है, तो ये 8 पॉइंट्स हो गए। तो पहला पॉइंट जो है वो हम डिस्कस करेंगे। पहला है आपके पास उत्पत्ति के आधार पर, तो हेडिंग डालिए उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार, वो जो 11 है उन्हीं को डिवाइड करना है। ठीक है, तो पहले समझ लेंगे, पहले इतना ही लिखो बस। चलो पहले समझ लो, मैं नोट करने का समय दूंगी। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर जो डिवीजन हुआ है वो 2 भागों में हुआ है। पहला है आपके पास मूल स्वर और दूसरा है आपके पास दीर्घ स्वर। मूल स्वर और दीर्घ स्वर। मूल स्वरों की अगर मैं बात करूं तो वो है आपके पास अ, ई, उ और रे। ठीक है, अ, ई, उ और रे, 4 ही हैं आपके पास। अब रेस्ट जो भी बचते हैं, कौन कौन से बच गए? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ और औ। ठीक है, इनकी अगर मैं बात करूं तो उत्पत्ति के आधार पर ये आपके क्या कहलाएंगे? दीर्घ स्वर कहलाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गए आपके क्या? मूल स्वर। ठीक है, अगर मैं बड़े आ की बात करूं तो इसका जो निर्माण हुआ है वो हुआ है आपका, अगर आप अ में क्या जोड़ देंगे? अ जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा आपका? बड़ा आ बन गया। ठीक है, पहले समझ लो बड़ी ई का निर्माण कैसे हो जाएगा? ई में आप क्या जोड़ देंगे? ई जोड़ देंगे। बड़े ऊ का निर्माण कैसे हो जाएगा? ऊ में आप क्या जोड़ देंगे? ऊ जोड़ देंगे।
ठीक है, तो जब दोनों छोटे ऊ मिलेंगे तो किसका निर्माण कर देंगे, बड़े ऊ का निर्माण कर देंगे। ठीक है, इनकी इस हैबिट के कारण इनको क्या बोला जाता है, संधि स्वर बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि इनका ये जो नियम है वो संधि में क्या लाया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। तो अगर एग्जामिनर पूछता है निम्न में से कौन सा संधि स्वर है, तो संधि स्वर आपके पास कौन कौन से हैं, दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ। ठीक है, रेस्ट जो बचा आपके पास कौन सा बचा, ए। इस ए का जो निर्माण हुआ है वो हुआ है अ और ई से। ठीक है, अब ये जो दीर्घ आई है इसका निर्माण हुआ है अ और ए से, वैसे ही ओ का निर्माण हुआ है अ और ऊ से, और दीर्घ औ का जो निर्माण हुआ है वो हुआ है अ और ऊ से। ठीक है, अब इन्हें जो बोला जाता है वो क्या बोला जाता है, आपका संयुक्त स्वर। ठीक है, संयुक्त मतलब कंबाइन, जहां पर डिफरेंट फैमिली के लोग क्या हुए होंगे, कंबाइन हुए होंगे। डिफरेंट फैमिली के लोग कंबाइन हुए, देखो ऊपर क्या हो रहा था, सेम बिरादरी के लोग मिल रहे थे, अ मिल रहा था, ई मिल रहा था, ऊ मिल रहा था। ठीक है, तो इनको बोला गया संधि स्वर, और ये एक ही फैमिली से थे, इसीलिए इनका एक और नाम पड़ गया क्या, सजातीय स्वर। ठीक है, अब यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन हो रहा था वो डिफरेंट फैमिली से हो रहा था, अ में ई का, अ में ए का, अ में ऊ का और अ में ओ का, इसीलिए इनको बोला गया एक और नाम संयुक्त स्वर के साथ साथ क्या, विजातीय स्वर। ठीक है, तो अब यहाँ से यदि प्रश्न बनता है, पटवारी के एग्जाम में प्रश्न बना था निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके चार प्रश्न बन जाते हैं, मूल स्वर पूछ सकता है, दीर्घ स्वर पूछ सकता है, संधि स्वर पूछ सकता है, सजातीय स्वर, संयुक्त स्वर या फिर विजातीय स्वर। ठीक है, तो कुछ भी पूछेगा तो आपको क्लियर होना चाहिए। मूल स्वर आपके पास चार ही हैं, कौन कौन से, अ ई उ और री। ठीक है, नोट कीजिए। नोट हो गया, याद भी होना चाहिए। तो मूल स्वर कितने, चार, अ ई उ और री। ठीक है, हमेशा याद रखना कि जो जो छोटे छोटे हैं, छोटा आ, छोटा ई, छोटा उ, री आपने एक ही पढ़ा है, लेकिन जब आप संस्कृत पढ़ते हैं तो बड़ी री भी आता है। ठीक है, हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता है, तो हिंदी में आप सिर्फ छोटी री पढ़ते हैं। ठीक है, तो जितने छोटे छोटे हैं वो आपके क्या है, मूल स्वर है। ठीक है, फिर मूल स्वर का ही एक और नाम भी है, ह्रस्व स्वर। ठीक है, और क्या बोलते हैं इसे, चलो अभी फिलहाल एक ह्रस्व लिख लो, फिर जब दूसरी कैटेगरी पढ़ोगे तो वहां पे लिखा दूंगी, एक मात्रिक भी इससे बोला जाए। ठीक है, यहाँ पे लिखा, समझ गए, आगे बढ़े। तो एक कैटेगरी आपकी हो गई है, हो गया। ठीक है, दूसरी कैटेगरी क्या है, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। ठीक है, और इसका दूसरा नाम भी है मात्रा के आधार पर, तो वहीं पर आप स्लैश करके लिख लो, मात्रा के आधार पर। जहां पर मैंने विभाजन करवाया ना, विभाजन में क्या लिखवाया है, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। अब उच्चारण में जो समय जो बढ़ाता है वो आपकी मात्रा बढ़ाता है, जैसे अ में कोई मात्रा नहीं है तो अ का उच्चारण समय जो है वो क्या है, कम है। जब मैं बड़ा आ बोल रही हूँ तो उसमें क्या लग गई, एक मात्रा जुड़ गई है, इसलिए उसका उच्चारण समय क्या हो गया, बढ़ गया है। ठीक है, तो या एग्जामिनर पूछे उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, या फिर वो पूछे मात्रा के आधार पर। ठीक है, तो दोनों आप लिख लीजिएगा। इसमें आपको तीन भागों में विभाजित किया गया है। पहला है आपका एक मात्रिक, दूसरा है आपका द्विमात्रिक, और तीसरा है आपका त्रिमात्रिक। ठीक है, इन्हीं को अलग अलग नाम भी दे दिए गए हैं।
ठीक है, पहले हम क्लासिफाई कर लेते हैं, फिर इनके नामों पे चर्चा करेंगे। तो एक मात्रिक स्वर वही स्वर है जो आपके क्या है, मूल स्वर है। कौन कौन से? अ, ई, उ और री। ठीक है, द्विमात्रिक की अगर मैं बात करूं तो इन्हीं का जो बड़ा भाई है वो आपका क्या है, द्विमात्रिक। बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा उ। ठीक है, और भी आएंगे। ठीक है, ए, आई, ओ और, ठीक है, ये आपके क्या हो जाएंगे, द्विमात्रिक। ठीक है, अब देखिए इन्हें एक मात्रिक क्यों बोला गया। अगर मैं बात करूं बताओ, अपने कमल क्लास के शब्द ग्रुप में की, मैंने कभी नहीं गाया। तो सब में क में भी अ की है, म में भी अ की है और ल में भी क्या है, अ की है। ठीक है, जैसे आप छोटे स्तर पर समझिए, अगर मैं बोल रही हूँ क की, ठीक है, तो इसमें मात्रा क्या है, अ की मात्रा है, तो इसकी मात्रा कितनी काउंट होगी, एक काउंट। ठीक है, और कहीं पर यदि की लिखा हुआ है तो इसकी मात्रा कितनी काउंट होगी, बड़ी ई कौन सा है, एक मात्रिक है कि दो मात्रिक है, द्विमात्रिक, तो इसकी मात्रा कितनी काउंट होगी, दो। अगर कहीं पर छोटी की लिखा हुआ है तो इसकी मात्रा कितनी काउंट होगी, एक। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका क्या हुआ है, क्लासिफिकेशन हुआ है। तो कहीं पर छोटा ऊ की मात्रा कहीं पर लगी हुई है तो मात्रा कितनी काउंट होगी, एक। और बड़े ऊ की मात्रा यदि कहीं पर लगी हुई है तो मात्रा कितनी काउंट होगी, दो। तो इस हिसाब से क्या हो गया है, क्लासिफिकेशन हो गया है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ इनकी मात्रा कहीं भी आपको दिखाई देगी तो उनकी मात्रा कितनी काउंट होगी, एक। और ये जो वर्ण है इनकी मात्रा कहीं पर भी दिखाई देगी तो इनकी मात्रा कितनी काउंट होगी, आपकी दो। ठीक है, फिर तीसरा आता है आपका त्रिमात्रिक। तो यहाँ पर मात्रा कितनी काउंट हो रही होगी, तीन। ठीक है, अब ये जो स्वर होते हैं ये आपको कहीं कहीं पर देखने को मिलेंगे। जैसे आपने ये वाला सिंबल देखा है कहीं पर किसी शब्द के पीछे लगा हुआ, तो इसका अर्थ होता है कि आपने जो उच्चारण इसका हो रहा है इसका ट्रिपल टाइम्स आपने क्या करना है, उच्चारण करना है। जैसे आपने देखा भी होगा ओम जब आप प्रोनाउंस करते हैं तो ओ को आप क्या खींचते हैं, थोड़ा सा लंबा खींचते हैं। ठीक है, तो वहां पर क्या हो रहा है, आपका त्रिमात्रिक स्वर लग रहा है। मतलब जितना समय आप उस वर्ण की मात्रा में लेते हैं उसका 3 गुना समय आपने उसके उच्चारण में लेना है। तो ये स्वर और कोई स्वर नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक है, आप कहीं पर भी देखोगे ये जो सिंबल लगा होगा वो किन के पीछे लगा होगा, आपके द्विमात्रिक स्वरों के पीछे लगा होगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि अ को आप त्रिमात्रिक नहीं बना सकते। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ किन को बनाएंगे आप, जो द्विमात्रिक आपके स्वर होंगे। ज्यादातर जो इसका प्रयोग होता है वो होता है संगीत के क्षेत्र में, जहां पे आपको स्वर को क्या खींचना होता है, थोड़ा सा लंबा खींचना होता है। ठीक है, और कहीं पर यदि आपको किसी को पुकारना हो, जैसे जंगल में कोई खो गया, उसको पुकारते हैं तो बहुत लंबा खींचते हैं। जब आप देखेंगे मम्मी घर पे नहीं मिल रही होती है तब भी आप मम्मी को क्या खींच देते हैं, थोड़ा सा लंबा खींच लेते हैं। ठीक है, तो किसी को ढूंढने में, किसी को पुकारने में, किसी को बुलाने में, संगीत कला के क्षेत्र में त्रिमात्रिक स्वर का क्या होता है, प्रयोग होता है। आम जनमानस में मतलब अपनी डेली लाइफ में आप इसका प्रयोग बहुत कम करते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया क्लासिफिकेशन एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक का। ठीक है, तो नोट, इसके नीचे एक नोट लिखिए। अच्छा, पहले इनके नाम भी सुन लीजिए, अलग अलग नाम से भी ये जाने जाते हैं। ठीक है, एक मात्रिक, ये इनको एक मात्रिक के अलावा और क्या क्या बोला गया है, मूल स्वर भी आपने पढ़ा इससे पहले, मूल स्वर बोला गया है। ठीक है, इसको आप क्या बोलते हैं, लघु। छोटा आपको दिखाई दे रहा है ये, ठीक है, लघु मतलब छोटा। ठीक है, और इसको ह्रस्व स्वर भी बोला जाता है। ठीक है, तो एक मात्रिक, मूल, लघु और ह्रस्व, 4 नाम है इसके। ठीक है, तो एक मात्रिक का ही ऑपोजिट आ गया क्या, द्विमात्रिक, मूल, दीर्घ, लघु, गुरु। ठीक है, और त्रिमात्रिक का एक और नाम है, एग्जाम में जिस नाम से ये आता है वो नाम है प्लुत स्वर। ठीक है, पूछा जाता है निम्न में से कौन सा प्लुत स्वर है। ठीक है, तो आप ये जो साइन है
ट्रिपल टाइम्स का जो साइन है वो यहाँ पर मेंशन किया जाता है दर्शाने के लिए कि ये जो स्वर है वो क्या है, आपका प्लुत स्वर है। तो अलग से कोई स्वर नहीं आया है, दीर्घ स्वर का ही जब आप लंबा उच्चारण करेंगे तो वो आपका क्या कहलाएगा, प्लुत स्वर कहलाएगा। ठीक है, इतना नोट करके नीचे एक नोट लिखिएगा। देखिए नोट में लिखिए, केवल दीर्घ स्वर में ही प्लुत स्वर लगता है। गुरु, गुरु, गुरु मतलब बड़ा, लघु मतलब छोटा, लघु का ऑपोजिट गुरु। नोट लिखिए, केवल दीर्घ स्वर में ही प्लुत स्वर लगता है, केवल दीर्घ स्वर में ही प्लुत स्वर लगता है। ठीक है, तो दो कैटेगरी आपकी हो गई है। तीसरी क्या लिखवाई थी, ओष्ठ की जीवा, पहले जीवा, चलो फिर लिख लो जीवा के आधार पर। जीवा का क्या अर्थ है, जीभ से। ठीक है, जीवा के आधार, जीवा के आधार पर तीन भागों में कैटेगराइजेशन हुआ, अग्र, मध्य और पश्च। ठीक है, अग्र की अगर मैं बात करूं तो आगे, मध्य की अगर मैं बात करूं तो बीच, और पश्च की अगर मैं बात करूं तो पीछे। ठीक है, तो मान लीजिए अगर ये आपकी जीभ है तो ये आपका आगे का भाग है, अग्र भाग, ये आपका मध्य भाग है। ठीक है, और ये जो भाग है ये आपका क्या है, पीछे का। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि खुद से बताओ, अगर मैं लिख रही हूं अ और ई, ठीक है, तो खुद से प्रैक्टिकल करके बताओ कि किसके उच्चारण में आगे वाला भाग प्रभाव में आ रहा है, अ के उच्चारण में कि ई के उच्चारण में, ओके, ई के उच्चारण में कि अ के उच्चारण में, आगे का भाग, जीभ का आगे वाला हिस्सा, ई के उच्चारण में। ठीक है, कितने लोगों का प्रैक्टिकल फेल हो रहा है, तो जो आपकी दोनों ई है, ई और दीर्घ ई, इसके उच्चारण में आपका जो जीभ का आगे वाला भाग है वो प्रगतिशील हो जाता है, इसलिए इन्हें क्या बोला गया है, अग्र स्वर बोला गया है। सिमिलरली आपके ए और आई के उच्चारण में भी आपके जीभ के आगे का जो भाग है वो प्रगतिशील हो जाता है। मध्य की अगर मैं बात करूं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही स्वर अ, ठीक है, अ और आ का जब आप उच्चारण कर रहे हैं तो बीच का भाग, और दीर्घ आ का जब उच्चारण कर रहे हैं तो पीछे का भाग। अब रेस्ट आपके जितने बच गए, और क्या रह गया, ओ और, ठीक है, ये सब आपके क्या कहलाते हैं, पश्य स्वर कहलाते हैं। तो एग्जाम में प्रश्न बनता है निम्न में से कौन सा पश्य स्वर, ठीक है, तो आगे कौन से, ई ई ए आई, ठीक है, मध्य में कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ एक अ, और रेस्ट आपके जितने भी बच गए वो क्या है, आपके पश्य स्वर है। यहाँ पर आप ध्यान में देंगे कि री को कहीं पर क्लासिफाई नहीं किया गया, ठीक है, तो री का क्लासिफिकेशन दिया ही नहीं है किसी के आधार पर, तो री यहाँ पर क्लासिफाई नहीं होगा। अभी तक री का क्लासिफिकेशन मिल चुका है, इसके आगे आप जितने भी भेद पढ़ेंगे उसमें री का क्लासिफिकेशन नहीं दिया गया। ठीक है, तो आप 10 के 10 स्वरों को आप पढ़ेंगे जीवा के आधार पर, अग्र, मध्य और पश्य। हो गया, अब लिखिए औष्ठिक की आकृति के आधार पर,
ओष्ठ की आकृति के आधार, ओष्ठ की आकृति के आधार पर अगर हम बात करें तो पहला आता है आपका वृत्तमुखी, जिसे आप कहते हैं वृत्ताकार स्वर, वृत्ताकार भी कहते हैं, ठीक है। और दूसरा आता है आपका अवृतमुखी, जिसे आप कहते हैं अवृत्ताकार कहते हैं, ठीक है। वृत्त कैसी आकृति होती है? गोल। तो यहाँ पर क्लैरिफाई हो जाएगा कि ये कैसी आकृति धारण करेंगे, गोल आकृति, ठीक है। और ये गोल आकृति धारण नहीं करें, ठीक है। ये मैंने आम जनमानस की भाषा में लिख दिया इनकी डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन क्लियर है? जो स्वर उच्चारण में क्या गोल आकृति धारण करेगी। तो अब आपके पास जो 11 स्वर है उनमें से मुझे बताओ कि गोल आकृति कौन धारण कर रहा है? और गोल आकृति किसने धारण करनी है? होठों ने, ठीक है। तो अ, और जब आप ऊ का उच्चारण करते हैं तो गोल आकृति कौन धारण कर रहा है? ऊ, ठीक है। तो दोनों ऊ आपके किस में आ जाएंगे? वृत्तमुखी स्वर में, ठीक है। अब मुझे बताओ ए गोल आकृति धारण कर रहा है? ए और ओ में से ओ भी, ठीक है। तो यहाँ पर कौन से आ जाएंगे आपके? ओ और औ। ये चार आपके क्या हो जाएंगे? वृत्तमुखी स्वर। रेस्ट जितने भी बचते हैं अ, आ, ई, ए और आई, ठीक है। ये आपके क्या हो जाएंगे? अवृत्तमुखी स्वर, ठीक है। समझ समझ के लर्न भी करते चले जाना है। हो गए? हो गए? तो अभी तक क्या क्या पढ़े? ज्यादा आगे नहीं पढ़ाती हूँ, इतना ही रहने देती हूँ, ठीक है। कॉपी बंद करो, कॉपी बंद करो। चलो अभी तक जो हमने पढ़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं। स्वर हमारे पास कितने? 11। अ से लेकर कहां तक? री तक, औ तक, ठीक है। फिर हमने स्वरों का क्या पढ़ा? क्लासिफिकेशन पढ़ा। स्वतंत्र परतंत्र आप समझ गए होंगे। स्वरों का क्लासिफिकेशन पढ़ा। सबसे पहला किसके आधार पर पढ़ा? उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से होते हैं? मूल स्वर और दीर्घ स्वर। मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से? अ, ई, उ और री। चारों क्या हो जाएंगे आपके? छोटे। फिर आपने दीर्घ स्वर पढ़े, बाकी बच्चे जितने हैं वो क्या हो गए आपके? दीर्घ स्वर। फिर दीर्घ स्वर पिक्चर याद रखो जो हमने बनाई थी। फिर दीर्घ स्वर को और क्लासिफाई किया गया, ठीक है। किसमें? संधि स्वर और संयुक्त स्वर में। संधि स्वर में आपके कौन कौन से आगे? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा उ। बड़ा आ किसके मेल से बनेगा? दोनों छोटे अ के मेल से। बड़ी ई किसके मेल से बनेगी? दोनों छोटी ई के मेल से। और बड़ा उ किसके मेल से बनेगा? बड़े उ, दोनों छोटे उ के मेल से। ये सब अपनी ही फैमिली के जुड़ते हैं, इसलिए इन्हें एक और नाम दिया गया, क्या? सजातीय स्वर, ठीक है। अब नीचे के 4 पे आ जाओ। कौन से बच्चे? ए, आई, ओ और औ। ए का मेल किससे होता है? अ और ई से हो जाएगा। बड़े ए का मेल किससे हो जाएगा? अ में क्या जुड़ जाएगा? छोटा ए, ठीक है। वैसे ही ओ का मेल किससे हो जाएगा? अ और ऊ से हो जाएगा। और बड़े ओ का मेल किससे हो जाएगा? छोटे अ और ओ से, ठीक है। तो डिफरेंट फैमिली के जुड़ते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोला गया? विजातीय स्वर भी बोला, ठीक है। तो ये क्लैरिफाई हुआ उत्पत्ति के आधार पर। इसके बाद हमने पढ़ा मात्रा के आधार पर, या फिर आप कह सकते हैं उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। इसमें कितने तरीके से क्लासिफिकेशन हुआ? 3। एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक। एक मात्रिक कौन से स्वर?
मूल स्वरी थे जो अ, ई, उ और री। द्विमात्रिक, रेस्ट जितने बच गए वो क्या है आपके द्विमात्रिक। फिर तीसरा आया प्लुत स्वर, ठीक है। अगर आप दीर्घ स्वरों को ही थोड़ा और लंबा खींचते हो तो वो आपके क्या कहलाएंगे, प्लुत स्वर कहलाएंगे, ठीक है। तो द्विमात्रिक का और क्या क्या नाम बताया गया, गुरु स्वर, दीर्घ स्वर, बस, ठीक है। और एक मात्रिक का क्या नाम बताया गया, ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, मूल स्वर और एक मात्रिक आपने पढ़े, ठीक है। फिर तीसरा क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा जीवा के आधार पर, 3 भागों में बांटा गया, अग्र, मध्य और पश्चिम। अग्र कौन कौन से, ई और ए, मध्य छोटा अ मध्य में रहेगा, बाकी अब जितने भी बच गए वो क्या चले जाएंगे, पश्चिम में चले जाएंगे। फिर आपने पढ़ा ओष्ठ की आकृति के आधार पर, पहला था आपका वृत्ताकार, कौन कौन से, उ दोनों और ओ भी दोनों, ठीक है। और अवृत्ताकार आपके रेस्ट जितने भी बच गए वो क्या हो जाएंगे आपके अवृत्ताकार, ठीक है। अब मुख्य द्वार के आधार पर नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि अगर वो भी पढ़ाऊंगे तो खिचड़ी पक जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखना, इसको याद रखना, कल आपका स्वर में क्या कर दूंगी, कंप्लीट कर दूंगी, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही।